हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। और अपनी इन लेक्चर की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। तो अब इसी लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ के प्रॉपर्टी की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। तो प्रॉपर्टी कह रही है सर, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ सर इसका? बिल्कुल ध्यान से मतलब को सुनना। तो अगर आपको दो ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन हो कि उन ट्रायंगल्स में आपको दो बातें एक साथ दिख जाएं, एक साथ ऑब्जर्व हो जाएं सर, तो इस बेसिस पे तुरंत आप अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अगर दो ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन हो कि इन ट्रायंगल्स में कंबाइंड वे में एक साथ दो बातें आपको ऑब्जर्व हो जाए, तो इस बेसिस पे तुरंत आप अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो सर। अब ये दो बातें कौन सी बातें ऑब्जर्व होनी चाहिए सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ये जो दो बातें मुझे अपने गिवन ट्रायंगल्स में ऑब्जर्व होनी चाहिए सर, उनमें से एक बात एंगल वाली बात है और दूसरी बात साइड वाली बात है। तो एंगल की बात क्या है सर और साइड की बात क्या है? फिर से ध्यान से सुनना। तो एंगल की बात कहती है सर कि आपके गिवन ट्रायंगल्स में एक एक इक्वल एंगल्स का सेट मुझे ऑब्जर्व होना चाहिए। यानी कि दोनों ही ट्रायंगल में एक एक बराबर एंगल का सेट अगर मुझे दिख जाए सर, यानी कि एंगल वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो साइड वाली बात क्या है। साइड वाली बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो जो इक्वल एंगल की कहानी आपको गिवन ट्रायंगल्स में दिखी है सर, उन एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा? तो उन इक्वल एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा सर, वो ट्रायंगल के सामने वाली अपोजिट साइड को कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब उन पार्ट से जब आप रेशियो बनाइएगा ना, और वो रेशियो अगर आपको सेम मिल जाए, वो रेशियो अगर आपको इक्वल मिल जाए सर, तो आपकी साइड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। यानी कि अगर आपके टारगेट ट्रायंगल्स में ये एंगल वाली और ये साइड वाली दोनों ही कंडीशन एक साथ आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखती है सर, तो इस बेसिस पे सीधे आप बोल दोगे कि ये जो ट्रायंगल्स है ये आपस में सिमिलर होंगे। बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना सर। तो अगर दो ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन हो कि इन ट्रायंगल्स में मुझे दो बातें एक साथ ऑब्जर्व हो जाए, तो इस बेसिस पे तुरंत मैं कह दूंगा कि मेरे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अब मुद्दा यह है कौन सी बातें सर? तो इन दो बातों में से एक एंगल वाली बात ऑब्जर्व होनी चाहिए और एक साइड वाली बात ऑब्जर्व होनी चाहिए। तो ये एंगल और साइड की क्या बात ऑब्जर्व होनी चाहिए सर? तो एंगल वाली कंडीशन आपको यह ऑब्जर्व होनी चाहिए सर कि आपके दोनों ट्रायंगल में एक एक इंटीरियर एंगल आपको बराबर दिखने चाहिए, इक्वल दिखने चाहिए। अब देखो साइड वाली क्या बात ऑब्जर्व होनी चाहिए? तो सर ये जो बराबर इंटीरियर एंगल्स है ना, इनके जब एंगल बाइसेक्टर्स बनाए जाएंगे, तो वो एंगल बाइसेक्टर्स सामने वाली साइड को क्या करेंगे? कुछ पार्ट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो जब आप उन पार्ट्स का, उन हिस्सों का रेशियो बनाओगे और वो रेशियो आपको सेम मिल गया, वो रेशियो आपको बराबर दिखने लगा सर, तो इस एंगल और सेम साइड रेशियो वाली जो कंडीशन है, दोनों कंबाइंड वे में अगर आपको दिख रही हैं दो ट्रायंगल्स में, तो तुरंत इसके बेसिस पे आप कह दोगे कि आपके ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे, गारंटेड। तो देखो अभी सुन के बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई होगी, अभी आपको 30-40% कहानी समझ में आई होगी। जब डायग्रामेटिकली, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे ना, तो 100% कहानी समझ में आ जाएगी। तो अब आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए कि अब चीजों को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे सर। ध्यान से सुनना। तो सर सबसे पहले तो दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है,
एक है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा है ट्रायंगल डीईएफ। तो सर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स हमें इस तरीके से गिवन हो कि हमें अपने ट्रायंगल्स में दो बातें, दो कंडीशंस एक साथ ऑब्जर्व हो जाए सर, तो इस बेसिस पे हम तुरंत कह देंगे कि हमारे जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। अब मुद्दा यह है सर कि ये दो कौन सी कंडीशन दिखनी चाहिए? तो इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन है एंगल वाली कंडीशन, एक है सर साइड वाली कंडीशन। सबसे पहले समझते हैं एंगल वाली कंडीशन क्या कहती है। तो एंगल वाली कंडीशन कहती है सर कि आपके दोनों ट्रायंगल के एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि अज्यूम कर लो कि मुझे अपने इन गिवन ट्रायंगल्स में यह भी गिवन है कि मेरे जो ट्रायंगल का एंगल ए है ये इस ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है। तो पहली कंडीशन मुझे दिख रही है सर, मुझे यहां पे दिख रहा है कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है। तो सर ये वाली कंडीशन दिख गई। अब इसके साथ साथ साइड वाली कंडीशन भी दिखनी चाहिए, तब बोल पाएंगे सर, वरना नहीं बोल पाएंगे। अब साइड वाली क्या कंडीशन दिखनी चाहिए, ध्यान से सुनना। तो ये जो इक्वल एंगल्स की कहानी मुझे दिखी है ना, अगर इन इक्वल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए सर, अगर इन इक्वल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए सर, तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? तो ये एंगल बाइसेक्टर सर सामने वाली अपोजिट साइड को कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सामने वाली अपोजिट साइड को कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मुझे दिख रहा है सर कि ये जो एंगल बाइसेक्टर इस ट्रायंगल का है वो इस सामने वाली साइड को एक इस हिस्से में, एक इस हिस्से में डिवाइड कर दे रहा है। अगेन इस ट्रायंगल में दिख रहा है सर कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड को इस हिस्से में और इस हिस्से में डिवाइड कर दे रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा हिस्सों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इस पॉइंट को मान लो मैं पॉइंट एम कह देता हूं और इस पॉइंट को मान लो मैं पॉइंट एन कह देता हूं। तो यहां पे हिस्से क्या मिल रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो कहोगे सर यहां पे जो हिस्से मिल रहे हैं वो है बीएम और एमसी। सर यहां पे क्या हिस्से मिल रहे हैं? तो कह दोगे यहां पे जो हिस्से मिल रहे हैं सर वो है ईएन और एनएफ, यही हिस्से मिल रहे हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा था सेकंड कंडीशन में? तो सेकंड कंडीशन के लिए बोला जा रहा था सर कि इन हिस्सों से आने वाले जो रेशियो होंगे, अगर वो रेशियो भी बराबर दिख गए सर, तो दोनों कंबाइंड वे में दिखने के कारण मैं बोल सकता हूं कि मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल एबीसी और डीएफ आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब इस पार्ट्स के इस रेशियो जो बराबर दिखने चाहिए, इस कहानी को और अच्छे से समझते, ध्यान से सुनना। तो साइड वाली कंडीशन कह रही थी सर कि आपके एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे, उन हिस्सों से आने वाले रेशियो अगर आपको बराबर दिख जाए। अब ध्यान से बात को समझना। तो सर इन हिस्सों से अगर मैं रेशियो बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या बना सकता हूं सर? तो यहां से मैं अपना रेशियो बीएम बाई एमसी भी बना सकता हूं सर, या फिर मैं अपना रेशियो चाहूं तो एमसी डिवाइडेड बाई बीएम भी बना सकता हूं सर। अगेन अगर इन पार्ट से रेशियो बनाने की कोशिश करूं सर, तो मैं अपना रेशियो ईएन डिवाइडेड बाई एनएफ भी बना सकता हूं सर, या फिर यहां पे सर एनएफ डिवाइडेड बाई ईएन भी बना सकता हूं सर। तो मुझे क्या बोला जा रहा था? मुझे बोला जा रहा था कि ये जो आने वाले रेशियो हैं अगर ये भी बराबर दिख जाए। अब बात को समझिएगा सर, यहां भी दो रेशियो आ रहे हैं, यहां भी दो रेशियो की पॉसिबिलिटी बनती है, तो कौन सा किसके बराबर दिखना चाहिए सर? तो ध्यान से सुनना, यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। तो या तो बीएम डिवाइडेड बाई एमसी, यानी कि सर या तो ये इसके बराबर दिख जाए यानी कि ईएन डिवाइडेड बाई एनएफ के, या तो ऐसा दिख जाए सर, या फिर आपका ऐसा दिख जाए यानी कि यहां से आपका जो बीएम बाई एमसी है सर, जो बीएम बाई एमसी है ये इसके बराबर दिख जाए यानी कि एनएफ डिवाइडेड बाई ईएन के। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से देखना, यहां पे मेरे सवाल का जवाब दो सर। यहां से एक उठाना है, यहां से एक उठाना है, तो अगर यहां से एक एक उठा के इक्वल रेशियो की कहानी बनानी है सर, तो और कोई इनके अलावा पॉसिबिलिटी दिखेगी? तो कहोगे सर नहीं दिखेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रही है। आप कहोगे सर यहां से एमसी बाई बीएन का इसके साथ बना लोगे सर, और पॉसिबिलिटी हो गई। सर इसका इसके साथ बना लोगे, और पॉसिबिलिटी। अरे भैया अलग नहीं है। अलग क्यों नहीं है?
इसी को पलट दोगे तो अल्टीमेटली यही तो आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनने की बात की जाए सर, तो यही दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे इक्वल रेशियो की कहानी की। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर कि ये पार्ट इसके बराबर हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि ये पार्ट इसके बराबर हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है बनेगी, आप बना के देख लीजिए, अल्टीमेटली आप इन्हीं पॉसिबिलिटीज पे पहुंच जाओगे उल्टा पुल्टा करके। कहानी समझ में आई? यानी कि सर यहां पे पार्ट्स के इक्वालिटी की, रेशियो की इक्वालिटी की यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी कहती है सर कि एंगल वाली कहानी दिख जाए और इसके साथ साथ या तो ये दिख जाए सर या तो ये दिख जाए। यानी कि ये जो साइड वाली कहानी है ना सर, साइड वाली कहानी के लिए या तो ये दिख जाए या फिर ये दिख जाए सर, दोनों में से कोई एक भी दिख जाए। तो यहां से दोनों में से कोई एक दिख जाएगा तो साइड वाली कहानी पूरी हो जाएगी। और एंगल वाली कहानी भी देख ली, तो अगर दोनों चीजें अपने ट्रायंगल्स में एक साथ दिखती हैं तो तुरंत मैं कह दूंगा कि मेरा ट्रायंगल एबीसी और डीएफ आपस में सिमिलर हो जाएंगे। पहले फटाफट इतना नोट डाउन करिए, मुझे पता है आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। तो यहां वाली बात को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, और भी एग्जांपल्स दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो क्या हुआ, तो देखो यहां पे क्या कहानी की, मैंने ध्यान से सुनना। तो मान लो मुझे दो ट्रायंगल्स एबीसी और डीएफ इस तरीके से दे दिए गए। इन ट्रायंगल्स में सबसे पहले मुझे यह बता दिया गया कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। इसके साथ साथ मान लो मुझे यह बता दिया गया कि BM बाई MC EN बाई NF के बराबर है। तो इन दो कंडीशन चूंकि मुझे एक साथ दिख गई है, इस बेसिस पे तुरंत कह दूंगा कि मेरे ट्रायंगल ABC और DF आपस में सिमिलर होंगे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता था सर कि मुझे अपने ये दोनों ट्रायंगल्स इस तरीके से गिवन है सर कि इन ट्रायंगल्स में एक तो मुझे यह बताया गया है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, इसके साथ साथ मुझे यह भी बता दिया गया है कि BM बाई MC NF बाई EN के बराबर है। अब चूंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ दिख गई है तो इस बेसिस पर तुरंत कह दूंगा कि हमारे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो समझिएगा बात को, प्रॉपर्टी कह रही थी सर कि अगर आपको अपने के टारगेट ट्रायंगल्स में दो बातें एक साथ दिख जाए ना, एक एंगल वाली बात, एक साइड वाली बात, तो इस बेसिस पे तुरंत आप अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हो। सर क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो सर। अब ये एंगल और साइड की कौन सी बात दिखनी चाहिए? तो एंगल की बात कहती है कि आपके दोनों ट्रायंगल के एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर दिखने चाहिए, जैसा कि यहां पे दिख रहा है सर, एंगल एंगल डी के बराबर है। अब साइड वाली बात कहती है कि जो इक्वल एंगल की कहानी आपको अपने ट्रायंगल्स में दिख रहे हैं सर, उन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बना लो। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद वो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ट्रायंगल के सामने वाली साइड्स को कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो उन पार्ट्स का जो रेशियो है सर, वो रेशियो अगर सेम, वो रेशियो अगर बराबर दिख जाए तो साइड वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। यानी एंगल साइड दोनों फुलफिल होना चाहिए सर। अगर दोनों फुलफिल हो गया सर तो इस बेसिस पे तुरंत कह देंगे कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो याद रखिएगा, सिर्फ एंगल फुलफिल होता नहीं कह सकते थे, सिर्फ साइड वाली कंडीशन फुलफिल होती अगेन नहीं कह सकते थे, दोनों का एक साथ फुलफिल होना जरूरी है, तभी हम ये वाली बात बोल सकते हैं। अब ये जो साइड के रेशियो वाली बात है ना सर, उनको जब यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो क्लियरली दिख रहा है सर, जब यहां के पार्ट से रेशियो बनाया दो तरीके से बन सकता है, जब यहां के पार्ट से भी रेशियो बनाया दो तरीके से बन सकता है। तो रेशियो इक्वल दिखने चाहिए सर। तो इक्वल रेशियो के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो कहोगे सर एक कॉम्बिनेशन इसके और इसके साथ बन सकता है, अगेन कहोगे सर एक कॉम्बिनेशन इसके और इसके साथ बन सकता है सर। अब आप कहोगे सर इसका भी तो इसके साथ बन सकता है, इसका भी तो इसके साथ बन सकता है। तो और भैया आप इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरे कॉम्बिनेशंस बना लो, अल्टीमेटली इन्हीं दोनों पे आ जाओगे, वो अलग नहीं होंगे। अलग अलग बिल्कुल यही कॉम्बिनेशंस यहां पे बनेंगे। आप चाहो तो घर में चेक करके देख लेना कॉम्बिनेशन बना के। आप जो भी कॉम्बिनेशंस अलग बनाने की कोशिश करोगे उसको घुमा फिरा के रेसिप्रोकल करोगे, अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाना है सर। इतनी कहानी समझ में आई? यानी एंगल साइड की कंडीशन एक साथ जैसे ही दिख जाएगी तुरंत इस बेसिस पे अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे। सर एग्जांपल और यहां पे देखते हैं और कहानी समझने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो मुझे दो ट्रायंगल्स यहां पे इस तरीके से गिवन है सर कि मुझे बोल दिया गया है कि मेरे एक ट्रायंगल का जो एंगल बी है वो इस ट्रायंगल के मान लो एंगल डी के बराबर है। ये एक बात बोल दी गई।
अब इसके साथ साथ देखो मुझे क्या बताया गया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब इसके साथ साथ मुझे यह भी बता दिया गया है कि AM बाई MC जो है ये सर EN बाई NF के बराबर है। मान लो मुझे यह भी बता दिया गया है, यानी एक कहानी मुझे यह बोली गई है कि एंगल B जो है ये एंगल D के बराबर है अपने इन ट्रायंगल्स में, और दूसरी कहानी यह बताई गई है। अब ये कंसेप्ट कहता है सर कि अगर ये एंगल और साइड दोनों की कहानी एक साथ अगर आपको किसी ट्रायंगल्स के सेट में दिखती है तो इस बेसिस पे तुरंत आप बोल सकते हो कि आपके दोनों टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो क्या इस टाइप की कहानी आपको यहां पे नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी सर, बिल्कुल यहां पे दिख रही होगी सर। आपको दिख रहा है सर कि ये मेरे इक्वल एंगल्स की एक कहानी सीधे सीधे दिखी। उसके बाद आपको पता है सर साइड की कहानी के लिए एंगल बाइसेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है सर इस एंगल का, यानी कि इक्वल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है। अब ये जो पार्ट्स यहां पे आ रहे हैं सर, आपको दिख रहा है सर, इनके पार्ट्स का रेशियो इस तरफ के पार्ट्स के रेशियो के बराबर है। तो अगर सर ये पार्ट का रेशियो ना दिख के यहां पे मुझे ऐसा कुछ भी दिख जाता कि AM बाई MC जो है ये NF बाई EN के बराबर है, तो क्या ये भी पार्ट का रेशियो नहीं है? बिल्कुल है सर। तो अगर ये ना दिख के ये भी दिख जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सर, तो तुरंत कह देंगे कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे, गारंटेड। तो अब कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर। अब यहां पे आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब देना, सोच के जवाब देना, तुरंत जवाब मत देना, वीडियो को पॉज करके सोचना तब जवाब देना। देखो सवाल क्या है। तो मैंने आपको दो ट्रायंगल्स प्रोवाइड कर दिए। सबसे पहली कंडीशन एंगल वाली मान लो मैंने आपको दी सर कि यहां का जो एंगल A है ये यहां के एंगल F के बराबर है। ये मैंने आपको पहली कंडीशन दी सर कि एंगल A जो है ये एंगल F के बराबर है। अब देखो दूसरी कंडीशन मैंने क्या दी। अब दूसरी कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैंने क्या किया है। मैंने यहां पे लिख दिया M, यहां पे मैंने लिख दिया N, और यहां पे मान लो मैं आपको दूसरी कंडीशन दे रहा हूं कि BM डिवाइडेड बाई MC बराबर DN डिवाइडेड बाई NF। ये मान लो मैं आपको दूसरी कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको दो ट्रायंगल दे दिए ABC और DF, और एक एंगल वाली और ये साइड वाली दो कंडीशन दे दी। अब आपको मुझे यहां पे चेक करके बताना है, मैंने जो आपको भी कंसेप्ट सिखाया उसके मदद से, कि क्या मैं अपने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ट्रू या फॉल्स, ये आपको यहां पे बताना है। वीडियो पॉज करिए, फटाफट सोचना स्टार्ट करिए। तो यहां पे सबका जवाब आना चाहिए। आप कहोगे सर फॉल्स, नहीं बोल सकता। अब तुरंत कहोगे सर कि ये वाली बात यहां पे मैं नहीं बोल सकता, क्यों? अब समझना कहां फंस गए तुम, ध्यान से सुनना। तो कहोगे सर एंगल वाली कहानी तो वेरीफाई होती हुई दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल के एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है। लेकिन थोड़ा सा साइड वाली कहानी को देखिए। तो देखो रूल कहता है कि आपके टारगेट ट्रायंगल्स के जो इक्वल एंगल के सेट है ना, उनसे निकलने वाले एंगल बाइसेक्टर जो पार्ट बनाएंगे वो पार्ट्स का रेशियो बराबर होने चाहिए। अब देखो जिन इक्वल एंगल्स की बात हो रही है उनमें से एक का एंगल बाइसेक्टर बनाया, उनके पार्ट्स पे बात हुई सर। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया है वो एंगल E का बनाया है, लेकिन क्या ये मेरे कंडीशन पे फिट बैठता है? नहीं बैठता है सर। अगर F का बनता तब कंडीशन पे फिट बैठता, यहां फिट नहीं बैठ रहा है, तो यहां पे फंसाने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से यहां पे आप ये वाली कहानी नहीं बोल सकते हो सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बारीकियों को दिमाग में रखना कि जो इक्वल एंगल्स की कहानी गिवन है उन्हीं के एंगल बाइसेक्टर से पार्ट मिलने चाहिए। दूसरे एंगल बाइसेक्टर के पार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इक्वल भी हो जाएंगे तो मेरे किसी काम के नहीं है सर। तो ये जो छोटी सी लेकिन बड़ी चीज बताई है, काफी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा। तो इस एग्जांपल को कॉपी पे लिख के नोट डाउन करके लिख लीजिए कि ये यहां पे हम नहीं बोल सकते। यहां पे चूंकि पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में सिमिलर होगा कि नहीं होगा। यहां पे हम श्योर है सर सिमिलर नहीं होगा, यहां पे हम श्योर है सर सिमिलर नहीं होगा। जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसी कहानी होती तब सिमिलर बोल सकते थे सर। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर हो गया सर? तो अब आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल गया होगा कि काम कैसे करना। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं और फाइनली क्लियर कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। ध्यान से सुनना।
मान लो मैंने आपको कहा सर कि दो ट्रायंगल्स गिवन है और इन ट्रायंगल्स में इस ट्रायंगल का जो एंगल सी है ये इस ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है। ठीक है सर, पहली कंडीशन मैंने आपको दे दी यहां पे इन ट्रायंगल्स के लिए कि एंगल सी जो है ये एंगल डी के बराबर है। क्लियर हो गया। अब मान लो दूसरी कंडीशन देता हूं। दूसरी कंडीशन मान लो यहां पे आपके सामने मैंने बना दी है। क्या बनाते हैं सर, देखते हैं। यहां से सर एक एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से बनाया, इसको मान लो एम कह दिया, और यहां पे क्या करते हैं सर, यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, इसको एन कह देता हूं। अब दूसरी कंडीशन यहां पे आपके सामने मैंने लिख दी है कि बी एम डिवाइडेड बाई एम ए ये बराबर है आपका मान लो एन एफ डिवाइडेड बाई ई एन के। तो आपको बताना है कि इस कंडीशंस की बेसिस पे क्या मैं अपने दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ को सिमिलर बोल सकता हूं कि नहीं, चेक करके फटाफट बताओ। तो कहोगे सर यहां पे बोल सकता हूं क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। मुझे अपनी एंगल वाली कंडीशन भी दिख रही है क्योंकि मुझे दिख रहा है सर एंगल सी एंगल डी के बराबर है। एंगल वाली कंडीशन बिल्कुल मिल रही है, साइड वाली कंडीशन जैसे चाहिए वैसी मिल रही है। क्या, तो जिन एंगल्स पे, जिन इक्वल एंगल्स पे बात हो रही है उन्हीं के एंगल बाइसेक्टर बनाए जा रहे हैं। और यहां से मिलने वाले मेरे पार्ट से सर बी एम एम ए और उधर से है सर ई एन एन एफ। तो कुल मिला के दिख रहा है सर कि जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे सब कुछ फुलफिल हो रहा है, यानी कि इस बेसिस पे कह दूंगा कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है सर। मान लो एक और एग्जांपल यहां पे आपको लेके दिखाता हूं, बताइए सिमिलर होगा कि नहीं। ध्यान से सुनिए। मान लो मैंने आपको कह दिया कि इस ट्रायंगल का जो एंगल ए है ये इस ट्रायंगल के एंगल बी के बराबर है। ठीक है, ये मान लो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली कंडीशन एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन मेरी ध्यान से देखना क्या है। यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर मैंने बनाया, इसको लिखा एम। यहां पे इस एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसको लिखा यहां पे एन। और दूसरी कंडीशन यहां पे मैंने आपको दे दी है कि बी एम डिवाइडेड बाई एम सी ये होगा डी एन डिवाइडेड बाई एन एफ। अब फटाफट यहां पे सोच के बताइए कि अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं। तुरंत जवाब आना चाहिए फटाफट। तो कहोगे सर यहां पे भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है सर। यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि दोनों ट्रायंगल के एक एक इंटीरियर एंगल बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो आपने जो एंगल्स की इक्वालिटी प्रोवाइड की है वो दोनों ही एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं। सर अलग अलग ट्रायंगल के होते तब तो बात कर पाते सिमिलैरिटी पे। तो यहां पे एंगल वाली कंडीशन तो सर फुलफिल बैठ ही नहीं रही है, तो आगे बात ही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दिमाग में इन बातों को रखिएगा कि दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई ये बात हम नहीं बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा क्या दिमाग में रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि जो इक्वल एंगल्स की कहानी आपके ट्रायंगल में गिवन होती है उन्हीं से निकलने वाले एंगल बाइसेक्टर का डिवीजन चाहिए, किसी दूसरे एंगल बाइसेक्टर का डिवीजन नहीं चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं ना यहां की, इन मेन बातों को यहां पे दिमाग में रखिएगा। अब इतना सुनते कि साथ ही आप लोगों को लग रहा होगा कि दुनिया जीत ली, कर ली दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि आप कहोगे सर सब तो समझ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे अभी तो कुछ समझे ही नहीं हो। क्यों नहीं समझो? समझना बात को क्यों नहीं समझो, क्योंकि चीजें तो भी और इंटरेस्टिंग होगी। ध्यान से सुनना। तो कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों एक साथ दिखी, तुरंत इस बेसिस पे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। तो सिमिलर बोल देंगे, तो ट्रायंगल्स को जब सिमिलर बोलोगे सर तो ये सिमिलैरिटी बताने के लिए आपको एक सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखना पड़ता है सर। सही बात है। तो सर ने इतने सारे एग्जाम्पल तो बताएं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि सिमिलैरिटी का नोटेशन कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि समझना कि क्या बात होगी। ध्यान से सुनना कि यहां पे इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है। अब चूंकि सिमिलैरिटी के नोटेशन पे बात हो रही है, ध्यान से सुनना क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से। मान लो पहली कंडीशन मैंने आपको दे दी कि इस ट्रायंगल का जो एंगल ए है ये इस ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है। ठीक है सर, मान लो आपको मैंने पहली कंडीशन दे दी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। अब मान लो यहां पे आपको मैंने दूसरी कंडीशन देखो क्या दी, ध्यान से देखना। तो ये बनाया इसका एंगल बाइसेक्टर, ये बनाया इसका एंगल बाइसेक्टर, इसको मान लो कुछ मैंने x बोल दिया, इसको मान लो कुछ y बोल दिया, और यहां पे आपके सामने रेशियो बना दिया मैंने bx डिवाइडेड बाई xc बराबर यहां पे ey डिवाइडेड बाई yf। ठीक है सर, ये एक सवाल हुआ। एक और सवाल लिखो। एक और सवाल अब मैंने आपको दिया
कि पहली कंडीशन मैंने आपको बोली कि एंगल ए एंगल डी के बराबर, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको दी bx बाई एक्स बराबर यहां पे yf डिवाइडेड बाई EY। क्लियर हो गया सर? ये कंडीशन, यानी कि दो अलग अलग सवाल, डायग्राम वही है, सवाल अलग अलग है। अब देखो यहां पे समझना बात क्या, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है सर इन कंडीशंस के हिसाब से कि मैं अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं कि नहीं। तो आप यहां पे अप्लाई करके देखो कंसेप्ट को। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है सर, दोनों ही जगह दिख रहा है सर कि एंगल है एंगल डी के बराबर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल के एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है, यानी एंगल वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों ही जगह सर। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पे जब साइड वाली कंडीशन को देख रहे हो सर, तो जो इक्वल एंगल्स की बात हो रही है उन्हीं से निकलने वाले एंगल बाइसेक्टर के पार्ट्स के रेशियो पे बात हो रही है, दोनों ही जगह आपको दिख रहा है। बस यहां पे थोड़ा अलग तरीके से रेशियो दिया गया है और यहां पे थोड़ा अलग तरीके से रेशियो दिया गया है, लेकिन पार्ट्स वही है सर। तो कंडीशंस के हिसाब से साइड वाली कंडीशन भी दोनों जगह फुलफिल हो रही है, तो दोनों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल हो रहा है, यानी दोनों ही कंडीशन में अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि सिमिलैरिटी बताने के लिए आप जो सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखोगे, वो नोटेशन क्या दोनों जगह सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा सर? अब ये यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि चलो ठीक है, इतना समझ लिया सर कि पार्ट्स ऐसे बोला जाए या वैसे बोला जाए, सिमिलर आ जाएगा। लेकिन इस सिमिलैरिटी का जब नोटेशन लिखेंगे सर, तो क्या इन पार्ट्स के लिखने के तरीके के बदलने के कारण यहां पे सिमिलैरिटी का नोटेशन बदल जाएगा या नोटेशन सेम रहेगा? अब ये हमें यहां पे सीखना है। तो दोनों सिचुएशंस को टैकल करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने सिचुएशन नंबर 1 से सीखते हैं सर कि हमने ये तो सीख लिया कि सिमिलर होगा कि नहीं होगा, इस सिमिलैरिटी के नोटेशन को कैसे लिखना है ये सीखते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इस सिचुएशन के लिए सीखते हैं सर कि सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखना कैसे। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो कभी भी सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखने के लिए हमें पता है सर कि करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद लेते हैं सर। अब देखो, मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है ना, इसी को मैं किसी ना किसी तरीके से करस्पॉन्डिंग की कहानी में बिठाने की कोशिश करूंगा और अपने सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखने की कोशिश करूंगा। क्या मैंने कहा, ध्यान से समझना। मैंने बोला सर कि कहीं पे भी सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखते हैं तो अपने एंगल या फिर साइड या फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से लिखते हैं। अब यहां पे ये जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है ना, इसी को मैं किसी ना किसी तरीके से ना करस्पॉन्डिंग की कहानी टाइप से सेट करने की कोशिश करता हूं, यानी उसी टाइप में सेट करने की कोशिश करके अपने सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से सुनना कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मान लो अपने इस वाले ट्रायंगल का नाम बिल्कुल रैंडमली लिख लेते हैं। मान लो मैंने लिख लिया ट्रायंगल ABC। अब सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो उस वाले ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा जाए करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो आपको एंगल की कहानी दिख रही है सर। क्या दिख रहा है? एंगल है एंगल डी के बराबर, दिमाग लगा दो। तो अगर करस्पॉन्डिंग की कहानी टाइप की चीज को फिट बैठाने की कोशिश करोगे सर, तो यहां से आपको दिख रहा है सर कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या जा रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग डी जा रहे हैं सर, यानी कि यहां पे भी फर्स्ट पे डी होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसका यूज करके अपने नोटेशन में इतनी दूरी तक तो गए। अब मुद्दा यह है सर कि यहां पे डी कंफर्म होगा, यहां पे डी कंफर्म होगा। अब अल्फाबेट क्या क्या बचे हैं सर? तो ई और एफ बचा है, तो या तो इसके बाद ई एफ होना चाहिए या एफ ई होना चाहिए। मुद्दा है सर कि दोनों में से क्या लिखने का सही तरीका होगा। अब साइड की कहानी बताएगी कि सही तरीका क्या होगा। तो यहां पे साइड की कहानी को बड़े ध्यान से देखना, यहीं पे गलती होती है तो बड़े ध्यान से देखना। देखो तो सर अगर मैं इस साइड की कहानी को अपने सिमिलैरिटी के साइड वाले कहानी से कंपेयर करूं, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि कोई भी साइड वाला क्राइटेरिया अगर अप्लाई करते हो तो इसी टाइप की चीज आती है, और ये जो इस टाइप की चीज आती है उसमें मुझे भली बाती बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो a बाई बी बराबर c बाई डी का फॉर्मेट होता है सर, इस साइड वाले फॉर्मेट में हर एक रेशियो के जो दो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग ट्रायंगल्स के होते हैं। अगर ये ट्रायंगल 1 है तो ये ट्रायंगल 2 होगा, इसी तरीके से यहां पे भी होगा। और मुझे ये भी पता है सर
कि अगर ऊपर वाला ट्रायंगल 1 है तो इसका भी ऊपर वाला ट्रायंगल 1 होगा, अगर ये नीचे वाला ट्रायंगल 2 है तो इसका भी नीचे वाला ट्रायंगल 2 होगा। अब देखो इसी दिमाग को यहां लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पार्ट को देखता हूं तो क्या है सर, bx xc, पार्ट्स क्या है सर, bx xc, मार्क करिए। तो ये रहा सर bx, ये रहा xc। तो कहोगे सर ये जो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं ये तो मेरे इसी ट्रायंगल के हैं, जबकि फिट बैठने के लिए तो अलग अलग ट्रायंगल के होने चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है सर कि एक ही रेशो के दोनों पार्ट्स एक ही ट्रायंगल के दिखते हैं, तो वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया है, वहां पे मैंने आपको तुरंत सिखाया है सर कि रेशियो को रीअरेंज करिए। अब रीअरेंज कैसे कर सकते हो, या तो इसको यहां भेज दो, इसको इधर बुला लो, या इसको यहां भेज दो, इसको इधर बुला लो, जैसे रीअरेंज करना चाहो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस किसी एक को तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे इसी दिमाग को लगाते हुए मैं क्या करता हूं सर, यहां पे इसी दिमाग को लगाते हुए मान लो मैं इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां भेज देता हूं सर, बिल्कुल रैंडमली, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा bx बाई ई वाई बराबर यहां पे xc डिवाइडेड बाई yf, ये आ गया सर। अब ये आने के बाद फिर से जो रूल्स जानते हो उन रूल्स को थोड़ा फिट बैठाने की कोशिश करो। किसी भी एक रेशो को उठा लो, या इसको या फिर इसको, आपकी मर्जी। मान लो मैंने इसको उठाया, अब पार्ट्स देखो bx ey, तो ये रहा सर bx और ये रहा आपका ey, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये जो मेरे अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में ट्रायंगल का वर्टेक्स आपको क्या दिख रहा है, तो कहोगे सर कि bx में ट्रायंगल का वर्टेक्स b दिख रहा है, क्या x ट्रायंगल का वर्टेक्स है, नहीं सर। अगेन आप कहोगे सर ey में ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या दिख रहा है सर, e दिख रहा है। यानी सेट करने के बाद मुझे यह समझ में आ रहा है कि मेरे ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की कहानी क्या है। मुझे दिख रहा है सर बी ई के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है, सब क्लियर हो गया। बी के साथ करस्पॉन्डिंग ई जाना चाहिए, यानी सेकंड पोजीशन पे ई होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो चुका हूं सर कि इस पर्टिकुलर तरीके के हिसाब से, इस पर्टिकुलर गिवन डेटा के हिसाब से ये मेरा सही नोटेशन लिखने का रहेगा सिमिलैरिटी का, ये नीचे वाला नहीं रहेगा सर। तो साइड वाले पोर्शन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सर अगर मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से कंपेयर करके चल रहा हूं सर, तो एंगल वाली कहानी को पहले कंपेयर किया, तो कैसे कंपेयर करके करस्पॉन्डिंग डालते हैं मुझे पता है। तो इससे नाम का एक छोटा सा हिस्सा तो लिख लिया। अब आगे के हिस्से के लिए कंफ्यूज थे तो मैंने क्या दिमाग लगाया, अब अपने साइड वाले गिवन डेटा पे गए। अब साइड वाला गिवन डेटा जब अपने सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से कंपेयर किया तो हम ऐसी कुछ कहानी जानते हैं। अब इस कहानी को यहां पे ढूंढने की मैंने की कोशिश, तो जब मैंने कोशिश की तो अभी तो कहानी फिट बैठ नहीं रही है, क्योंकि सर एक ही रेशो के दोनों पार्ट्स एक ही ट्रायंगल के हैं। तो क्या करना पड़ा, हमने सीखा इस टाइप की सिचुएशन में करते हैं रीअरेंजमेंट, किसी एक को दूसरी तरफ फेंको, किसी एक को बगल में बुला लो सर। तो बिल्कुल रैंडमली मान लो मैंने इसको इधर बुला लिया, इसको इधर फेंक दिया, आप चाहते तो इसको इधर बुला लेते, इसको इधर फेंक देते, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फेंक के किसी को बुला लो, आपकी मर्जी। तो मान लो यहां पे मैंने इसको इधर बुला लिया, इसको इधर भेज दिया सर। अब ये करने के बाद मुझे प्रॉपरली दिख रहा है सर कि जो सेटिंग चाहिए वो सेटिंग यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। यानी कि सर एक हिस्सा एक ट्रायंगल का है, एक ही रेशियो का, दूसरा हिस्सा दूसरे ट्रायंगल का है। अब जब अपने हिस्से को हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद मैंने यह ढूंढने की कोशिश की कि इन हिस्सों में मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है सर कि bx का जो हिस्सा है इसमें मेरे ट्रायंगल का वर्टेक्स b दिख रहा है। क्या x ट्रायंगल का वर्टेक्स है, बिल्कुल नहीं सर। इनमें क्या वर्टेक्स दिख रहा है, तो b दिख रहा है सर। तो यहां से वर्टेक्स b दिख रहा है। जब दूसरे वाले हिस्से ey पे गए सर, तो यहां पे क्या दिख रहा है, आपका e दिख रहा है सर। तो इससे यह पता लग गया कि कौन से ट्रायंगल का वर्टेक्स किस वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। तो दिख गया सर बी ई के साथ करस्पॉन्डिंग जा रहा है। फिट कर दीजिए, बी सेकंड पोजीशन पे, यहां पे सेकंड पे ई होना चाहिए। क्लियर हो गया है, नाम कैसे लिखना होगा। आप कहोगे सर इस तरफ से करके दिखाओ, जी देख लो यहां पे इस तरफ से करके देखते हैं। इस तरफ से करेंगे सर तो देखो हिस्से क्या आ रहे हैं, इस तरफ से करेंगे सर तो एक्सी और वाई एफ। तो ये रहा सर एक्सी और ये रहा वाई एफ। फिर से वही कहानी, एक्सी में आपको वर्टेक्स क्या दिख रहा है ट्रायंगल का, कहोगे सर सी दिख रहा है, यहां से सी। वाई एफ में वर्टेक्स क्या दिख रहा है, कहोगे सर एफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, वर्टेक्स एफ दिख रहा है। यानी कि सर सी और एफ करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे। यानी कि सर सी के करस्पॉन्डिंग एफ डालना है तो तीसरे पे सी था, तीसरे पे एफ डाल लो, बीच में क्या फिल करना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।
अब जैसे चाहो वैसे बढ़ सकते हो, कंसेप्ट यही है। तो यहां पे आपने कंसेप्ट सीख लिया कि किस तरीके से इस सिमिलैरिटी का नोटेशन लिखते हैं सर कॉपी पे, क्योंकि बस सिमिलर बोल देने से काम नहीं चलेगा ना, वहां पे कॉपी पे आपकी आवाज तो रिकॉर्ड होके जाती नहीं है, आपको तो सिमिलैरिटी नोटेशन के मदद से बोलना पड़ता है ना सर। तो नोटेशन कैसे लिखना है, कैसे केस के हिसाब से नोटेशन बदल जाएगा, वही सीख रहे हैं सर। तो ये हमने सबसे पहले यहां पे देख लिया। अब देखो ये जो आपको यहां पे मैंने साइड वाली बात बताई है ना, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। तो कैसे, ध्यान से सुनना। अब इतना रीअरेंजमेंट भूल जाते हैं, इतना रीअरेंजमेंट भूल जाते हैं, सीधे कंसेप्ट लगाते हैं। देखो सीधे भी एक तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे? तो सीधा कंसेप्ट कहता है कि आप सीधे ऊपर वाले देख लो या फिर सीधे साइड में नीचे वाले देख लो, या तो दोनों के ऊपर वाले सीधे देख लो या दोनों के नीचे ऊपर वाले, जो आपकी मर्जी है। मान लो सीधे ऊपर वाले देखते हो तो ऊपर में क्या है, bx और ey। मार्क करो, bx ये रहा सर, ey ये रहा। इन दोनों में कौन सा ट्रायंगल का वर्टेक्स दिख रहा है? तो कहोगे सर bx में b दिख रहा है, ey में e दिख रहा है, यानी b और e करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे। पता कर लिया। आप इधर से भी जा सकते थे, मान लो आप लेते xc और yf, इन दोनों में क्या करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दिख रहा है? तो कह दोगे सर xc में यहां पे c दिख रहा है, yf में f दिख रहा है, यानी c और f करस्पॉन्डिंग जाने चाहिए। अगेन यहां से भी नाम लिख लेंगे। तो बिना रीअरेंजमेंट करके भी ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा सर। ये समझ में आया? ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे चलोगे तो टाइम बचेगा, लेकिन बस आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है सर। ये दिमाग में रखना है। जब रीअरेंज किया तब ऐसे चले थे, जब रीअरेंज नहीं किया है तो ऐसे चलेंगे सर। समझ में आया? इन पॉइंट्स को यहां पे फटाफट नोट डाउन करो। अब जब इतना क्लियर है ना, तो वो सवाल खुद से सारे स्टूडेंट से बनना चाहिए। ट्राई करते हैं सर उसको, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अब इस वाले को ट्राई करते हैं। तो इस वाले को ट्राई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहां पे क्या था, एक बार फिर से बना लेते हैं। यहां पे रब हो गया ये वाला, एक बार फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल ए था, यहां पे कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर बनाया था, इसको मैंने एक्स बोला था। ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल ध्यान से देखो सर। अगेन ये क्लियर हो गया था कि इस कंडीशन में भी ट्रायंगल सिमिलर साबित हो जाएंगे। अब मुद्दा ये है सर कि सिमिलैरिटी का नोटेशन सेम रहने वाला है या अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी वाले केस में नोटेशन आ रहा था कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, ऐसा ही कुछ नोटेशन आ रहा था सर। यहां पे देखते हैं नोटेशन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। देखो मान लो ब्लैक कलर लेते हैं, तो यहां पे सर वही नोटेशन की कहानी। सबसे पहले बिल्कुल रैंडमली दोनों में से किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए। मान लो पहले इसका नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग रूल्स का इस्तेमाल करिए, इन दोनों का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले अपने एंगल की रूल को देख लेते हैं। तो ए डी के बराबर, यानी फर्स्ट पे ए है तो यहां फर्स्ट पे डी आना चाहिए। अब मुद्दा यह है सर कि यहां पे दो तरीके पॉसिबल हैं, या तो डीएफ या तो डीएफई। चेक करके देखते हैं क्या सही तरीका होगा सर, ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं अपने साइड वाली कहानी पे। तो अगर साइड वाली कहानी पे यहां पे आ जाएंगे सर, तो डायरेक्ट जो सिखाया है वो देखते हैं सर। तो इससे चेक करते हैं सर, सीधे इससे चेक करेंगे। तो पार्ट से bx yf मार्क करते हैं, bx और यहां पे मार्क किया तो ये रहा सर yf। अब इनमें आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या दिख रहे हैं? तो कहोगे सर bx में b दिख रहा है और yf में f दिख रहा है, यानी कि सर b और f करस्पॉन्डिंग है। तो सेकंड पे b है, सेकंड पे f होना चाहिए। किससे फुलफिल हो रहा है? इससे हो रहा है, नीचे वाले से, ऊपर वाला नहीं होगा। तो समझ में आ गया सर कि इस हिसाब से नोटेशन DFE होना चाहिए। ये यहां पे इस केस में लिखने का सही तरीका होने वाला है। इसी चीज को आप नीचे वाले से भी चेक कर सकते थे। नीचे वाले से चेक करके देखते हैं सर। नीचे वाले से चेक करेंगे तो मान लो यहां पे XC और EY, ध्यान दीजिएगा सर, ये रहा XC और ये रहा EY। अब इनमें देखिए ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या दिख रहे हैं? तो कहोगे सर XC में C दिख रहा है, EY में क्या दिख रहा है सर? आपका E दिख रहा है। तो CE करस्पॉन्डिंग जाना चाहिए। तो थर्ड पे C है, थर्ड पे E आना चाहिए। लो फिट बैठा लिया सर, यहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि ठीक है सर, जो भी यहां पे ये जो साइड वाला कंडीशन बनता है, ये दो तरीके से बोला जा सकता है। तो दोनों तरीकों में सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलैरिटी के लिखने का तरीका तरीके के हिसाब से बदल जाएगा। यानी ये सिमिलैरिटी, यानी कि ये साइड वाली कंडीशन आप कैसे लिख रहे हो सर, उस पर डिपेंड करेगा कि नोटेशन क्या आ रही है। क्योंकि अब कंपेयर करिए, पहले वाले केस में नोटेशन आ रही थी ABCDF की, यहां पे नोटेशन आ रही है ABCDFE की। ये सभी को क्लियर हुआ? क्या बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक होमवर्क दे रहा हूं यहां पे, सबसे बनना चाहिए। फटाफट होमवर्क को नोट डाउन करिए, ठीक है।
आपको नोटेशन की मदद से बताना है कि कैसे नोटेशन लिखेंगे सर सिमिलैरिटी का। ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे कह देता हूं कि एंगल बी जो होगा यहां का, ये मान लो एंगल एफ के बराबर होगा। इसके बाद यहां पे मान लो ये एंगल बाइसेक्टर मैंने इस तरीके से बनाया, इसको बोल दिया पी। यहां पे ये एंगल बाइसेक्टर मैंने इस तरीके से बनाया, इसको बोल दिया क्यू। और मैंने आपको कंडीशंस दे दी है। कंडीशन नंबर 1 कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और कंडीशन नंबर 2 मैंने आपको यहां पे दे दी है कि AP डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू यहां पे सर QE डिवाइडेड बाय DQ। ये 2 कंडीशन दे दी है। तो सवाल नंबर 1, पहले तो आपको इन कंडीशंस के हिसाब से चेक करके बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं, यस और नो, सिमिलर होंगे कि नहीं। सवाल नंबर 2, अगर सिमिलर होंगे तो यह बताना है कि सिमिलैरिटी का नोटेशन कैसा लिखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चों ने समझा है जो मैंने आपको इतनी अच्छे से यहां पे सिखाने की कोशिश की है। सबका जवाब आना चाहिए दोनों ही केस के लिए। तो हो फटाफट यहां पे पहले होमवर्क को नोट डाउन करो। क्लियर है सर? अब चूंकि पूरी कहानी सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो एक बार इस चीज को ट्राई कर लेते हैं सर यहां पे एक सैंपल स्लाइड में। ठीक है, सैंपल स्लाइड में ट्राई कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ना यहां पे क्या लिखा है सर। तो आपको बोल दिया गया है कि आपके ट्रायंगल्स में एंगल ए एंगल डी बराबर, एक कंडीशन मिल गई सर, टिक मार्क। और क्या बोला गया है, तो इन्हीं इक्वल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया है। एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद मान लो आपको यह बोल दिया गया है कि बीपी बाय पीसी जो है ये EQ बाय QF के बराबर है। मान लो आपको यह बोल दिया गया है, ये वाला नहीं सर, ये वाला मान लो बोल दिया गया है। तो अगर ये वाला बोल दिया गया है सर कि बीपी बाय पीसी जो है ये EQ बाय QF के बराबर है, तो अब आपको पहले तो यह बताना है कि सिमिलर होगा कि नहीं, और यह भी बताना है कि सिमिलर होगा तो सिमिलैरिटी का नोटेशन क्या होगा। अगेन ये लिखना आपका यहां पे होमवर्क रहेगा। होमवर्क नोट डाउन करो। अब यहां पे कंडीशन मान लो मैंने बदल दी। अब मैं आपको साइड वाला कंडीशन ये नहीं दे रहा हूं, ये दे रहा हूं। अब इस कंडीशन के हिसाब से फिर से यही दोनों सवाल, सिमिलर होगा कि नहीं, और अगर होगा तो लिखने का तरीका क्या होगा। फटाफट इन होमवर्क को भी नोट डाउन करिए। एक्सपर्ट हो गए कि नहीं? बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। तो जब इस चीज को बुक में खोल के देखोगे ना, तो आधे पन्ने में कहानी है, और उस आधे पन्ने से बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां पे जो हमने अपने 40 मिनट में सीखा है ना, उससे बहुत कुछ हमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। तो इतनी कहानी सभी को समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब इस कहानी का प्रूफ देखेंगे सर, यानी ये चीज समझ तो ली सर कि है क्या, कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है। क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि अगर इस टाइप का गिवन डेटा मुझे कहीं मिलता है तो कंपटीशन में सीधे इस बेसिस पे ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देंगे, और ट्रायंगल्स को सिमिलर कम से कम टाइम में साबित कर देना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब उस सिमिलैरिटी से हमारे पास बहुत सारे एंगल का डाटा आ जाएगा, साइड के डेटा आ जाएगा, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कई तरीके से सवाल फ्रेम किया जा सकता है इस कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कैसे काम करता है, दोनों सीख लिया। अब इस कंसेप्ट को प्रूफ कैसे करना है उस पर बात करेंगे। ध्यान से सुनना सर। अब फटाफट तरीके से अपने प्रूफ की कहानी पे चलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है सर कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स का सेट इस तरीके से गिवन हो कि अपने ट्रायंगल्स में हमें एक साथ दो कंडीशंस ऑब्जर्व हो जाए, एक एंगल वाली और एक साइड वाली, तो इस बेसिस पे हम अपने ट्रायंगल्स को तुरंत सिमिलर बोल देंगे सर। अब इस स्टेटमेंट में मैं आपसे पूछूं सर कि क्या क्या गिवन डेटा है मेरा, तो क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे सर कि प्रूफ के लिए सबसे पहले गिवन डेटा के तौर पे तो दो ट्रायंगल्स का एक सेट गिवन होना चाहिए। तो यहां पे अपने दो ट्रायंगल्स के तौर पे मान लो मैंने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को अज्यूम कर लिया। तो ट्रायंगल्स का सेट आ चुका है सर गिवन डेटा में। और क्या क्या गिवन डेटा में चाहिए सर? तो गिवन डेटा में मुझे इन ट्रायंगल्स के अंदर दो कंडीशंस चाहिए सर, एक एंगल वाली कंडीशन और एक साइड वाली कंडीशन। एंगल वाली कंडीशन क्या कहती है? तो एंगल वाली कंडीशन कहती है कि आपके ट्रायंगल्स में एक एक इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां पे इस एंगल वाली कंडीशन को बताने के लिए मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि ट्रायंगल ABC का जो एंगल A है ये ट्रायंगल DEF के एंगल D के बराबर है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो एंगल वाले गिवन डेटा की बात कर ली।
अब चलते हैं साइड वाले गिवन डेटा पे, तो ध्यान से सुनना। तो मुझे भली भांति पता है सर कि साइड वाले गिवन डेटा की बात करने के लिए पहले मुझे इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बनाने की जरूरत है सर। फटाफट इनका एंगल बाइसेक्टर अब बना लेते हैं। तो यहां पे अपने ट्रायंगल्स में इनका एंगल बाइसेक्टर भी हमने क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया। तो एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर का मान लो मैंने नाम रख दिया एपी, और इसी तरीके से एंगल डी के एंगल बाइसेक्टर का मान लो मैंने नाम रख दिया सर डी क्यू। तो एंगल बाइसेक्टर की बात को भी हमने अपने फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहां पे भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने अपने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से सीखा है सर कि ये जो साइड वाला डेटा है ना, ये दो तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीका साइड वाले डेटा को प्रेजेंट करने का हो सकता है बीपी बाई पीसी बराबर EQ डिवाइडेड बाई QF, और प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हो सकता है सर BP डिवाइडेड बाई PC बराबर QF डिवाइडेड बाई EQ। तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि जो साइड का डेटा है वो या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मुद्दा यह है सर कि जब हम अपने प्रूफ में गिवन डेटा में साइड वाले डेटा की बात करेंगे तो इसको लेके चलेंगे या फिर इसको लेके चलेंगे, तो यहां पे आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहो तो इसको लेके भी चल सकते हो या फिर उसको लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को लेके चलना है आपको, एग्जाम में दोनों को लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। किसी भी एक से प्रूफ कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहां पे दोनों तरीके से समझाऊंगा। मान लो सबसे पहले अपने साइड वाले गिवन डेटा के तौर पे मैं इसको लेके चल रहा हूं सबसे पहले। क्लियर हो गया? अब देखो, अब यहां पे जितने भी गिवन डेटा की हमने बात की उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहीं से शुरू कर देता हूं सर जगह बचाने के लिए। गिवन क्या क्या गिवन है सर? तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस किया है, उनके बारे में बता देते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे सर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle DEF are such that तो यहां पे सबसे पहले हमने अपने दोनों ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे एक एक करके एंगल और साइड वाले डेटा की भी बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले एंगल वाले डेटा की बात कर लेते हैं। तो टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है सर, कॉमा। यानी कि यहां पे अपने गिवन डेटा में एंगल वाले डेटा को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब साइड वाले डेटा पे आएंगे, लेकिन अगेन समझिएगा सर, साइड वाले डेटा को गिवन डेटा में मेंशन करने से पहले आपको एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो देखो एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में कैसे लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे सर ऑल्सो AP and DQ are angle bisectors of angle A and angle D such that AP intersects BC at P, such that AP intersects BC at P and DQ intersects EF at Q। अब आप सोच रहे होगे सर कि आपने सीधे सीधे बस इतना क्यों नहीं बोला गिवन डेटा में कि एंगल ए का AP एंगल बाइसेक्टर है और एंगल डी का DQ एंगल बाइसेक्टर है। सीधे सीधे बस इतना क्यों नहीं बोला सर? आपने आगे जाके ये क्यों ऐड किया कि BC को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है AP? अगेन आपने ये क्यों ऐड किया सर कि EF को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है DQ? तो इसको ऐड करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके जो आप अपने गिवन डेटा में अपने साइड वाले डेटा की बात करने वाले हो, उसको बताने के लिए पहले आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड चीजें तो आपके साइड वाले डेटा में इस्तेमाल हो रही हैं सर। तो चूंकि ये चीजें आगे जाके गिवन डेटा में साइड में इस्तेमाल हो रही है सर, इसी वजह से इनके बारे में भी हमें यहां पे स्पेशली बताना जरूरी है।
तो यहां पे हमने लिखा सर ऑल्सो एपी एंड डी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड डी सच दैट एपी इंटरसेक्ट्स बीसी एट पी एंड डी क्यू इंटरसेक्ट्स ईएफ एट क्यू रेस्पेक्टिवली। अब हमने एक साथ सारी बात को रेस्पेक्टिवली की मदद से बता दिया। अब अपने फाइनल साइड वाले गिवन डेटा की बात कर लीजिए। रेस्पेक्टिवली सच दैट बीपी बाई पीसी इज इक्वल टू EQ डिवाइडेड बाई QF। तो कुल मिला के अब जाके हमने सारे के सारे गिवन डेटा की बात कर ली है। फटाफट नोट डाउन करिए। अब इसके बाद आता है सर टू प्रूव। तो क्या प्रूफ करना है सर? तो फाइनली मुझे अपने इन सारे गिवन डेटा की मदद से अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। अब आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया है सर कि गिवन डेटा के हिसाब से सिमिलैरिटी का नोटेशन क्या आएगा। तो रफ में जाके नोटेशन पता कर लीजिए और उस नोटेशन को अपने प्रूफ डैट में डाल दीजिए सर। तो साइड में जाके थोड़ा सा नोटेशन पता करते ध्यान दीजिएगा। मान लो सबसे पहले रैंडमली इस वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सर इन कंडीशंस की मदद से करस्पॉन्डिंग की कहानी बता के यहां पे फर्दर दूसरे वाले का नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एंगल वाली कंडीशन का सहारा लेते हैं सर। तो एंगल है एंगल डी के बराबर, यानी कि सर ए के करस्पॉन्डिंग यहां फर्स्ट पोजीशन पे डी आना चाहिए। अब अगर ऐसा है सर तो या तो ये DEF हो जाएगा या तो ट्रायंगल DFE हो जाएगा। क्या होगा और आगे पता करेंगे साइड वाले डेटा से। तो मैंने आपको डायरेक्टली साइड वाले डेटा से पता करना बताया है सर कि या तो ऊपर वाले दोनों को या नीचे वाले दोनों को देख लीजिए सर। मान लो मैं ऊपर वाले दोनों को देखता हूं तो पार्ट्स है BP और EQ। तो इन पार्ट्स में अगर मैं आपसे पूछूं सर ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या क्या है तो कहोगे सर इन पार्ट्स में ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं यहां पे B और E, यानी कि सर B और E करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बना रहे हैं सर। तो B के करस्पॉन्डिंग E आना चाहिए, यानी सेकंड पे B है तो सेकंड पे E आना चाहिए। तो इससे हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं कि इस नोटेशन को हमें इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां टू प्रूव में लिख लेंगे सर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही हमें यहां पे प्रूव करना। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए सर। इन सब चीजों को यहां से हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर हो गया सर? अब इसके बाद क्या आता है टू प्रूफ के बाद मान लो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो आपने ऑलरेडी गिवन डेटा में इन एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में बात कर ली है, इसी वजह से अलग से कंस्ट्रक्शन में इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो या तो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप लिखो ही मत, और अगर लिख रहे हो तो इसमें क्या लिख दोगे? इसमें लिख दोगे नील। क्लियर हो गया सर? इसके नीचे आता है थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज, जिसके लिए सिखाया है कि 2-3 लाइनें छोड़ दिया करो। पूरा प्रूफ जब खत्म हो जाए तो फिल कर देना क्या क्या थ्योरम या फॉर्मूले तुमने यूज किए थे। अब इसके बाद फाइनली आता है सर प्रूफ। तो फटाफट पहले इतना बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन करो, बिल्कुल फटाफट। क्लियर है सर? अब अपने प्रूफ पे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे सर। तो उसके लिए यहां पे स्पेस क्लियर करेंगे। तो जो भी मेन गिवन डेटा है उसको यहां साइड में लिख लेते हैं। तो मेन गिवन डेटा क्या क्या है सर? तो यहां पे मेरा मेन गिवन डेटा है कि एंगल ए जो है ये एंगल डी के बराबर है, और इसके साथ साथ दूसरा मेन गिवन डेटा है सर कि बीपी बाई पीसी जो है ये EQ बाई QF के बराबर है सर। ठीक है सर? यही मेनली मेरे गिवन डेटा है सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे स्क्रीन क्लियर करते हैं। तो यहां पे इन सारी चीजों को हमने यहां से क्लियर कर लिया। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है इसको भी यहां अलग से लिख लेते हैं। तो मुझे ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के सिमिलर साबित करना है, सिमिलर प्रूव करना है सर। यही मेरा मेन प्रूव है। तो अब हम यहां पे अपनी पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं सर। ठीक है? तो यहां पे अब अपने प्रूफ पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कहानी चलने वाली है। तो करना क्या है सर? तो अल्टीमेटली मुझे अपने इन दोनों टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। तो कभी भी ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले क्राइटेरिया यानी कि डबल ए क्राइटेरिया के लिए सोचते हैं सर। तो अगर यहां पे अपने डबल ए के लिए ए की कहानी ढूंढने की कोशिश करेंगे सर, तो अपने गिवन डेटा से सीधे सीधे एक ए तो मुझे दिख रहा है सर
कि मेरे टारगेट ट्रायंगल्स में एंगल ए एंगल डी के बराबर है, यानी कि सीधे सीधे गिवन डेटा से एक ए मिल जा रहा है। लेकिन सर अपने गिवन डेटा से और कोई एंगल की कहानी मुझे नहीं दिख रही है सर। तो एक ए तो मिल गया लेकिन दूसरा ए नहीं मिल पा रहा है, यानी डबल ए यहां पे फेल हो रहा है सर। तो अब कुछ और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मेरे पास वर्क करने के लिए एक एंगल की कहानी अवेलेबल है। अब यहां पे और सहायता के लिए और मदद के लिए जब फिर से मैंने अपने गिवन डेटा को देखा सर, तो अपने गिवन डेटा में हम एंगल के अलावा कुछ साइड के रेशियो की कहानी को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर। तो इससे एक हिंट मिलता है कि अगर गिवन डेटा में साइड के रेशियो की कहानी है, यानी मेरे पास साइड का भी डेटा अवेलेबल है, तो कौन सा क्राइटेरिया होता है सर जो कि एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन पे बात करता है? तुरंत कहोगे सर SAS क्राइटेरिया होता है। तो अब हम क्लियर हो चुके हैं कि अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए मुझे कौन से क्राइटेरिया का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे क्लियर है कि अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए मुझे SAS क्राइटेरिया का सहारा लेना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो सर SAS लगने के लिए हमारे ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल क्या बनने वाला है? ऑलरेडी फिगर से क्लियर है, मुझे क्लियर है सर कि इस ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल एंगल ए बनेगा और इस ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल एंगल डी बनेगा। अब भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर ये एंगल्स इंक्लूडेड एंगल बनने वाले हैं हमारे ट्रायंगल्स में सर, तो उस हिसाब से साइड्स डबल एस के लिए क्या सिलेक्ट होने चाहिए ये भी मुझे क्लियर है। मुझे क्लियर हो रहा है सर कि इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल इंक्लूडेड बनने वाला है, यानी कि सर यहां से AB और AC की बात होनी चाहिए, और चूंकि इस ट्रायंगल में एंगल D इंक्लूडेड बनने वाला है, यानी कि यहां से सर DE और DF की बात होनी चाहिए। तो यहां पे मुझे क्लियर हो चुका है कि SS लगाने के लिए जो मुझे अपने साइड के रेशो की कहानी गिवन डेटा के फॉर्म में चाहिए, उस गिवन डेटा में कौन कौन से साइड्स पे बात होनी चाहिए। मुझे क्लियर है सर कि AB, AC, DE और DF से रिलेटेड एक रेशियो मेरे पास गिवन डेटा में होना चाहिए, तभी जाके हम फुल ऑन SAS क्राइटेरिया की मदद से अपने ट्रायंगल्स को फटाक से सिमिलर बोल देंगे। इतना क्लियर हुआ सर? तो मुझे यहां पे जो कहानी चाहिए मुझे दिख रही है साइड वाली। अब देखो आपको कौन सा साइड का डेटा एक्चुअली में गिवन है। तो एक्चुअली में जो आपको साइड का डेटा गिवन है सर, उसमें BP, PC, EQ और QF की बात हो रही है। यानी कि सर आपको जो साइड का डेटा गिवन है सर वो ये रहा, लेकिन आपको चाहिए क्या सर? आपको इनकी कहानी चाहिए। यानी एक्चुअली में जो साइड का डेटा गिवन है वो अभी फिलहाल मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैं किसी तरीके से इन गिवन साइड के डेटा की मदद से अपने जरूरत वाले साइड के डेटा पे पहुंच सकता हूं। अब मेरे दिमाग में चल रहा है सर, तो चूंकि ये गिवन साइड के डेटा मेरे काम के नहीं है, तो क्या हम किसी तरीके से अपने इन गिवन साइड के डेटा के हेल्प से अपने जरूरत वाले साइड के डेटा पे पहुंच सकता हूं? तो समझ में आ रहा है सर, चीजों को ऑब्जर्व करके, फिगर को ऑब्जर्व करके बिल्कुल पहुंच सकता हूं। मुझे भली भांति यहां पे एंगल बाइसेक्टर्स की कहानी दिख रही है। अब तुरंत मेरे दिमाग में हिट करता है कि अगर हम अपने ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर की कहानी ड्रॉ करते हैं तो वहां से मेरे पास साइड का डेटा आ सकता है। क्योंकि याद करिए हमने एक एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से हम कुछ साइड वाले डेटा पे जा सकते हैं। और दिमाग में इस थ्योरम को जब अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स इनसे कोरिलेट हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स इनसे कोरिलेट हो जाएंगे, यानी कि जो जरूरत थी वो पूरी होती हुई दिख रही है सर। क्योंकि मेरी जरूरत थी कि क्या मैं किसी तरीके से यहां पहुंच सकता हूं, यहां से यहां पहुंच सकता हूं, और मेरे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से जो साइड के रेशियो वाला डेटा आएगा उसमें ये आपस में और ये आपस में कोरिलेट होते हुए दिखेंगे सर। अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से दोनों ट्रायंगल में अपने साइड के रेशियो की कहानी पता करते हैं। अब चूंकि एंगल ए का AP एंगल बाइसेक्टर है सर, यानी कि मैं यहां पे कह दूंगा कि ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा,
और यहां से अगर मैं अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट लिखूं सर, तो रिजल्ट क्या लिख लूंगा? तो यहां से इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कंसेप्ट को इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दूं सर, तो मेरा जो साइड के रेशियो वाला रिजल्ट आएगा सर, वो रिजल्ट हो जाएगा, याद करिएगा क्या रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट हो जाएगा सर यहां पे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर बीपी डिवाइडेड बाई पीसी, यह आ जाएगा सर। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगेन सर एक और ट्रायंगल है, उसमें भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की कहानी लग रही है। तो अब अगर मैं यहां पे अपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की कहानी लगाऊंगा सर, तो ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां पे अब मैं लिख सकता हूं अपना रिजल्ट साइड वाला कि डी बाई डी एफ डीई डिवाइडेड बाई डी एफ बराबर यहां पे हो जाएगा सर ई क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एफ। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत अगेन नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होती हुई दिख रही है सर, क्योंकि ये पार्ट्स आपस में इनमें कोरिलेट होते हुए दिख रहे हैं। अब लगाइए दिमाग, हर बार मैंने आपको कहा है सर कि कभी भी अगर मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि अपने इस कंसेप्ट के हिसाब से ये मल्टीपल रिजल्ट्स कंबाइन होने चाहिए सर। हो रहे हैं क्या? अब तुरंत जब मेरी नजर सीधे सीधे यहां पे जाती है सर तो इनमें कोई भी कॉमन रेशियो मुझे नहीं दिख रहा जिनकी मदद से मैं कंबाइन कर पाऊं। अब तुरंत मेरी नजर अपने गिवन डेटा पे जाती है और मैं देख पा रहा हूं अपने गिवन डेटा में सर कि बीपी बाई पीसी जो है ये ई क्यू बाई क्यू एफ के बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या इससे इनडायरेक्टली मैं कंबाइन नहीं कर सकता दोनों रिजल्ट को? बिल्कुल कर सकता हूं। अब यहां पे तुरंत मुझे गधा घोड़ा गधा हाथी वाली कहानी दिख रही है, उसकी मदद से तुरंत मैं कह दूंगा सर यहां पे कि मेरा जो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी होगा सर, ये फर्दर डीई डिवाइडेड बाई डी एफ के बराबर हो जाएगा सर। तो हमने फाइनली अपने साइड के रेशियो वाले गिवन डेटा की मदद से अपने रिजल्ट को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट बनाया है। अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से पता था सर कि एस में हमारे एस की कहानी के लिए जो पार्ट्स मुझे रेशियो के फॉर्मेट में चाहिए थे वो सारे पार्ट्स मुझे रेशियो के फॉर्मेट में बकायदा मिल रहे हैं सर, यानी कि डबल एस के तौर पे यही इस्तेमाल होने वाला है। अब मैं क्लियर हो चुका हूं, लेकिन एक बार कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था सर कि कभी भी एस की कहानी चेक करनी हो तो कैसे चेक करते हैं। तो तरीका कहता है सर कि जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें जो दोनों के दोनों इंडिविजुअल रेशियोज है वो इस तरीके से होने चाहिए सर कि हर रेशियो का एक पार्ट एक ट्रायंगल का होना चाहिए, दूसरा पार्ट दूसरे ट्रायंगल का होना चाहिए। और यह भी आपको कंफर्म करना है कि दोनों रेशियो के जो न्यूमरेटर होंगे सर वो एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए, दोनों रेशियो के जो डिनोमिनेटर होंगे सर वो दूसरे ट्रायंगल के सेट के होने चाहिए सर। तो ये सारी बातें क्या मुझे यहां पे सेट होती हुई दिख रही हैं? चेक करते हैं सर। सबसे पहले इंडिविजुअल रेशियो के पार्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो ए बी ए सी, तो सर ए बी और ए सी अभी फिलहाल इस फॉर्मेट में मुझे एक ही ट्रायंगल का दिख रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट अलग अलग ट्रायंगल की है। तो कभी भी ऐसा होता है, इस टाइप की सिचुएशन बनती है, तो मैंने आपको कई बार सिखाया सर एक छोटा सा रीअरेंजमेंट कर लीजिए, चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। तो रीअरेंजमेंट के लिए या तो आप इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, या फिर आप इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, जो मर्जी चाहो कर लो। मान लो मैं इनका रीअरेंजमेंट कर लेता हूं सर, तो ध्यान दीजिएगा रीअरेंजमेंट से फर्क पड़ता है कि नहीं। तो यहां पे मैं लिख लूंगा सर कि ए बी डिवाइडेड बाई डीई बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो हमने ये हल्का सा रीअरेंजमेंट यहां पे कर लिया। अब इस रीअरेंजमेंट में चेक करते हैं चीजों को, ध्यान दीजिएगा सर। तो पहले इस रेशियो को देखो, ए बी डी, तो ए बी डी अलग अलग ट्रायंगल का है, बिल्कुल है सर। अभी फिलहाल चीजें सेट मिल रही है, आगे चलते हैं। ए सी डी एफ, ए सी डी एफ अगेन चीजें सेट मिल रही है सर। आगे ए बी ए सी एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए, क्या ए बी ए सी एक ही ट्रायंगल के नहीं है? बिल्कुल है। अगेन डी डी एफ एक ही ट्रायंगल के नहीं है? बिल्कुल है। तो अब मुझे इसमें रियलाइज हो रहा है कि चीजें बिल्कुल सेट फॉर्म में है, यानी कि एस से एस के लगने के लिए
जो 2s की कहानी का फॉर्मेट चाहिए था पूरा का पूरा अवेलेबल हो चुका है। एंगल की कहानी का फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल था, तो यहां पे फट से अपने दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बोल देंगे। फटाफट नोट डाउन करिए कहानी को सर, क्लियर है? तो यहां पे हमने फाइनली अपने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया वाया SAS क्राइटेरिया। अब सिमिलैरिटी के नोटेशन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि नोटेशन ऑलरेडी आप चेक कर चुके थे शुरुआत में ही कि क्या लिखना है। तो फाइनली लास्ट में लिख लेंगे सर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF ब्रैकेट में बाई सास क्राइटेरिया, सास बहु क्राइटेरिया। फटाफट नोट डाउन करो सर, क्लियर हो गया सर? तो सर इस प्रूफ को इतना लिख लोगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कोई स्टूडेंट कहेगा सर कि मान लो गिवन डेटा में सर जो मेरा साइड वाला डेटा है वो ये ना हो कि ये होता, तब कैसे कहानी चलेगी, वो भी करके देख लेते हैं सर। तो यहां पे अब इस गिवन डेटा के साइड वाले पार्ट को बदल के ये कर देते हैं सर, यानी कि अब मुझे यहां पे साइड वाले डेटा के तौर पे गिवन है कि BP/PC बराबर यहां पे QF डिवाइडेड बाई EQ सर। अब पूरी कहानी को फिर से सोचने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको यहां से अब रब कर देते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहां पे समझिएगा हम सीख क्या रहे हैं सर, कि अगर ये बदल दोगे तो ये लिखने का नोटेशन का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। तो पहले रफ में जाके फॉर्मेट चेक करते हैं प्रूफ डैट का कि सिमिलैरिटी का क्या आएगा। बिल्कुल रैंडमली मान लो सबसे पहले अपने इस वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डिंग की कहानी की मदद से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एंगल की कहानी अवेलेबल है, एंगल A बराबर एंगल D, यानी A के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे D आ जाएगा। अब या तो सर ये DEF होगा या फिर ये DFE होगा। चेक करते हैं क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा। तो अब साइड वाली कहानी की मदद से कहानी पता करते हैं। तो रूल्स आपको पता है चेक करने के, अप्लाई कर दीजिए सर। तो अगर मैं यहां पे BPQF को देखूं तो ध्यान दीजिएगा सर, ये रहा मेरा BP और ये रहा मेरा QF। तो सर ये रहा मेरा BP और यहां से ये रहा मेरा QF। क्लियर हो गया? तो सर इनमें मेरे ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या छिपे हैं? तो कहोगे सर BP में छिपा है B और QF में छिपा है F, यानी कि B और F आपस में करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का सेट बना रहे हैं। यानी कि सर B के करस्पॉन्डिंग सेकंड पोजीशन पे F आना चाहिए, जो कि इस केस में आ रहा है, इस केस में नहीं आ रहा है। तो लिखने का सही तरीका क्या होगा, क्लियर है? तो इस प्रूफ डैट को इस हिसाब से बदलिए। तो यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFE। क्लियर हो गया? अब प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर। तो कभी भी अगर मुझे ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले यानी कि डबल A क्राइटेरिया पे सोचते हैं। तो सर डबल A में से एक A तो अपने ट्रायंगल्स में सीधे सीधे अपने गिवन डेटा की मदद से दिख रहा है, लेकिन कोई भी दूसरा A मुझे अपने गिवन डेटा की मदद से ट्रायंगल्स के अंदर नहीं दिख रहा है, यानी कि डबल A यहां पे भी होता है फेल। अब डबल A फेल हो गया, क्या अप्लाई करेंगे सर? ये दिमाग में है मेरे कि मेरे पास वर्क करने के लिए एक A की कहानी है, इसके अलावा अब जब मैं अपने गिवन डेटा की फिर से मदद लेता हूं तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि कुछ साइड के रेशियो की कहानी भी अवेलेबल है। तो इससे एक हिंट मिलता है कि एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन वाला क्राइटेरिया यानी कि सास बहु क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया लगना चाहिए। अब SAS लगने की पूरी कहानी जानते हैं। कहानी कहती है सर कि SAS के लगने के लिए एंगल क्या होने चाहिए, फिगर में दिख रहा है सर बहुत क्लियरली, और ये बनेंगे इंक्लूडेड एंगल। तो अगर ये इंक्लूडेड बनेंगे तो इस हिसाब से साइड की कहानी क्या हो जाएगी, ये भी मुझे दिख रही है सर। तो क्या मेरे पास डबल S के लिए इनसे रिलेटेड ये जो मैंने मार्क किए हैं कोई साइड की कहानी अवेलेबल है क्या? कहोगे सर उसको देख के पता लग रहा है अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो साइड की कहानी अवेलेबल है सर उसमें इस पोर्शन, इस पोर्शन, इस पोर्शन और इस पोर्शन पे बात चल रही है। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास जो साइड का डेटा अवेलेबल है वो ये ब्लैक वाला रहा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो लाल वाला है। तो क्या मैं किसी तरीके से इस ब्लैक वाले डेटा से लाल वाले डेटा पे जा सकता हूं क्या? तो तुरंत दिमाग चलता है बिल्कुल जा सकता हूं, क्योंकि यहां पे जब
अपने फिगर के सारे मार्किंग को, सारे हाईलाइट को एनालाइज कर रहा हूं, तो समझ में आ रहा है सर कि एंगल बाइसेक्टर की कहानी गिवन है। और हमने अपने ट्रायंगल चैप्टर में पीछे एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा था, जो कि मुझे साइड के रेशियो वाला एक रिजल्ट दे सकता है। और दिमाग में अप्लाई करने पे यह भी क्लियर हो रहा है सर कि वो रिजल्ट जब इस ट्रायंगल में अप्लाई होगा तो रेड वाले ब्लैक से कोरिलेट हो जाएंगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, और इस ट्रायंगल में भी ब्लैक और रेड कोरिलेट हो जाएंगे, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है सर। तो यहां पे अब हमें क्लियर हो चुका है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत है। लगा लेते हैं सर। तो अपने ट्रायंगल्स में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं। तो इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो बोल देंगे सर ए बी डिवाइडेड बाई आपका ए सी जो होगा सर, ये बीपी डिवाइडेड बाई पीसी के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में डीएफ में लगाएंगे सर तो बोल देंगे कि डीई डिवाइडेड बाई आपका डीएफ जो होगा सर, ये फर्दर EQ डिवाइडेड बाई, ये फर्दर EQ डिवाइडेड बाई QF के बराबर होगा। अब मुझे बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कहीं पे भी अगर मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो रिजल्ट्स कंबाइन होंगे। तो सीधे सीधे जब अपने रिजल्ट्स को देख रहा हूं सर, तो कोई भी कॉमन रेशियो मुझे नहीं दिख रहा जो कि कंबाइन करवा पाए। लेकिन उसके बाद तुरंत मेरी नजर मेरे साइड वाले गिवन डेटा पे जाती है, जहां पे मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं सर कि बीपी बाई पीसी आ रहा है और यहां पे सर इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो हिंट मिल रहा है सर कि अगर ये चीज इसके रेसिप्रोकल से कोरिलेटेड है तो सबसे पहले मुझे इस पूरे को रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा, तब तो कॉमन रिजल्ट का सोचेंगे। बनाइए रेसिप्रोकल। तो यहां से पहले रेसिप्रोकल रिजल्ट बनाते हैं। तो रेसिप्रोकल सब कुछ कर देंगे तो ये हो जाएगा सर डीएफ डिवाइडेड बाई डीई बराबर क्यूएफ डिवाइडेड बाई EQ। अब मुझे भली बात ही दिख रहा है सर कि आपका बीपी बाई पीसी और क्यूएफ बाई EQ आपस में कोरिलेटेड है। तो अब रिजल्ट को कंबाइन करके हम यहां से बोल सकते हैं सर कि AB डिवाइडेड बाई AC जो होगा ये DF डिवाइडेड बाई DE के बराबर होगा सर। यानी कि SS लगाने के लिए 2S की कहानी के लिए जिन पार्ट्स की जरूरत थी वो एक ही रेशो के फॉर्मेट में आ चुका है, लेकिन जो तरीका होता है फॉर्मेट क्रॉस चेक करने का वो तो जरूर करेंगे सर। अब तरीका क्या होता है? तो तरीका ये होता है सर कि हर एक इंडिविजुअल रेशियो के दोनों पार्ट्स अलग अलग ट्रायंगल के होने चाहिए, और यह भी ध्यान रखना है कि दोनों रेशियो के न्यूमरेटर एक ट्रायंगल के होने चाहिए, दोनों रेशियो के डिनोमिनेटर दूसरे ट्रायंगल के होने चाहिए। इस चीज को यहां पे चेक करने की कोशिश करते, ध्यान दीजिए। जब इस चीज को यहां पे चेक करेंगे सर, तो मान लो सबसे पहले इस रेशियो को कंसीडर करते हैं। तो इसके पार्ट्स है AB और AC। तो मैं देख रहा हूं सर AB AC एक ही ट्रायंगल का है, जबकि रिक्वायरमेंट कहती है अलग अलग ट्रायंगल के होने चाहिए थे। यानी कि यहीं पे समझ में आ रहा है कि इसको रीअरेंजमेंट की जरूरत है। तो रीअरेंजमेंट आपकी मर्जी है, या तो इनको इंटरचेंज करके कर लो या इनको इंटरचेंज करके कर लो। मान लो मैं इनको इंटरचेंज करके रीअरेंजमेंट कर लेता हूं सर, तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा इंटरचेंज के बाद AB डिवाइडेड बाई DF बराबर यहां पे AC डिवाइडेड बाई DE। तो ये इंटरचेंज रिजल्ट आया। अब इसमें चीजों को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो AB DF अलग अलग ट्रायंगल के होने चाहिए, है क्या? बिल्कुल है सर। अगेन AC D भी अलग अलग ट्रायंगल के होने चाहिए, है क्या? बिल्कुल है सर। अगेन दोनों ऊपर वाले सर एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए। तो AB AC क्या एक ही ट्रायंगल के नहीं है? बिल्कुल है सर। दोनों नीचे वाले भी एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए? बिल्कुल है सर। तो अब प्रॉपर SAS के लिए जो साइड की कहानी चाहिए वो मुझे यहां पे दिख रही है सर। तो साइड वाला रिजल्ट भी आ गया, एंगल वाला भी हमारा सामने है। तो बड़ी आसानी से यहां पे कह देंगे कि हमने अपने दोनों ट्रायंगल्स को SAS क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित कर दिया। फटाफट नोट डाउन करें सर। क्लियर है सर? तो सिमिलर साबित कर दिया। अब अगेन आपको सिमिलैरिटी के नोटेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि नोटेशन ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो अब फाइनली लिख देंगे सर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle DFE is similar to triangle DFE ब्रैकेट में बाई सास बहू क्राइटेरिया। क्लियर है सर? फटाफट यहां पे नोट डाउन करें। तो आप पहले वाले तरीके से प्रूफ करो या फिर इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक तरीका का बस आपको इस्तेमाल करना है। तो अब जाके इस प्रॉपर्टी की पूरी कहानी होती है कंप्लीट।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट होता है सर, तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो आपको फ्री में देके ललचाता है, लेकिन बाद के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है और आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें सर। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।